Hello friends, my name is पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल पीके कंपटीशन क्लासेस। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे रीट का 2011 का चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर विद एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले मैंने इसका मैथ और एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए तो पहला इसमें क्या कहते हैं। देखिए ये पेपर कब हुआ था, 29 जनवरी 2011 को हुआ था। राजस्थान का पेपर है ये, प्राइमरी लेवल का। देखिए इसका पहला क्वेश्चन था खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ऑल ऑफ द अबव। तो यानी खिलौने बच्चे कौन सी एज में खिलौनों से खेलते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, यानी 6 से 9 वर्ष इसी अवस्था को बोलते हैं। इसके बाद की तो 9 से 12 की वर्ष की अवस्था होती उसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और शैशवावस्था बोलते हैं 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष की अवस्था को। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ये निम्न में से कौन सी विशेषता जो है ये पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, नहीं बोला इन्होंने। तो देखिए आप देख लीजिए कौन कौन सी है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता, आप देखिए 6 से 9 वर्ष के बालक को देखिए, आप गहन अध्ययन कीजिए उसका। तो दल या समूह में रहने की अवस्था होती है उसकी, अनुकरण करने की अवस्था, यानी जैसा टीचर बोलेगा, पर्यावरण या परिवेश से जैसा सीखेगा बच्चा परिवार से, वैसे ही वो अनुकरण करेगा उसका। या खेलने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा खेलता बहुत है। तो प्रश्न करने की अवस्था, यानी इस वाली एज में बच्चा प्रश्न नहीं करता है, वो उत्तर बाल्यावस्था में करता है, 9 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो सी होगा इसका। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, उत्तर बाल्यावस्था जो है उसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान में, या द्रव्यमान संख्या में, या संख्या में, या इन तीनों में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। यानी कोई एक चीज़ है मान ले, तो उसका कोई वेट होगा, द्रव्यमान होगा, कोई नंबर है संख्या, या कोई क्षेत्र या कोई एरिया है। तो ऑप्शन डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है विकास जो है, विकास का क्या अर्थ है। विकास आपने पढ़ा ही होगा, वस्तु के गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास। बच्चे का विकास होता रहता है चाहे वो किसी भी एज में हो। जैसे बच्चे का जन्म होगा शैशवावस्था में आएगा, फिर उसका विकास होगा। विकास हर तरीके से हो सकता है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, हर प्रकार का विकास हो सकता है। और एक होता है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक अंगों में होती है, जैसे उसकी लंबाई बढ़ गई, बॉडी पार्ट्स की लेंथ बढ़ गई। देखिए जैसे विकास का अर्थ हो गया जो अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मतलब उत्तरोत्तर का मतलब उसमें आगे बढ़ते रहना है। देखिए 5वां क्या कह रहा, जो विकास है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी हमें इसमें असत्य बताना है, इस चीज़ पर फोकस करना। CTET में भी ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिसमें नहीं दे रखा होता है। तो ये देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, वो देख लीजिए आप पहले, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना। ये बोला विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बात इसकी सही है। जैसे विकास की शैशवावस्था है उसमें अपने अलग हैं खतरे। बाल्यावस्था में बच्चे का क्या अनुचित है, क्या उसका उचित है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए माता पिता को, परिवार को, समाज को, विद्यालय को। वो किशोर अवस्था में बहुत ही उथल पुथल की अवस्था है, स्टैनले हॉल ने भी कही थी कोटेशन एक। तो अब देखिए विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये वाली बात भी ठीक है। मैंने भी बताया था ना, विकास सांस्कृतिक भी होता है बच्चे का। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। यानी अगर आप इसका डीपली पढ़ोगे तो किशोर अवस्था की अपनी अलग विशेषता होंगी, बाल्यावस्था की अपनी अलग होंगी, शैशवावस्था की अपनी अलग होंगी। लेकिन जो बी है, विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये इसका गलत है, क्योंकि उकसाना बढ़ावा देने से होता है ये। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य है, जो विकास का कार्य है उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। यानी उत्तर बाल्यावस्था में नहीं हो सकता ये। कौन कौन से हो सकते ये देख लीजिए। जो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये होगा, क्योंकि
बच्चा सीखेगा ना, इस उम्र में खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी बच्चा इस वाली एज में आके सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं ये काम खुद करूँ, दूसरे पर डिपेंड ना रहूँ। मैं अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, यानी उनके साथ रह के सीखेगा वो, सामाजिक विकास भी होगा इस अवस्था में बच्चे का। लेकिन इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, यानी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो होता ये होता है किशोरावस्था में होता, यानी मैन और वुमेन के, लड़के और लड़कियों के अलग अलग लक्षण आने लगते हैं किशोरावस्था में, लेकिन इस एज में नहीं होता ये वाला। 7वां क्या कह रहा है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, यानी आपका जो सामान्य परिपक्वन है उससे पहले प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। ये देखें, ये देखो, ये लाभकारी होगा या हानिकारक होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ये इस पर डिपेंड करेगा। बाकी ऑप्शन गलत हैं इसके, आप ध्यान मत दीजिए। अब देखिए 8वां क्या कह रहा, एक 5 वर्ष का राजू है, मतलब तो कौन सी अवस्था हो गई, 6वां अवस्था में है इस टाइम बच्चा। ये अपनी खिड़की के बाहर तूफान है उसको देखता है, वहाँ पर बिजली चमक रही है, वो कड़कने की आवाज़ आ रही है। राजू क्या है, शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर के बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। ठीक है, अब यानी बारिश रुक गई है, तूफान रुक गया है, अब बिजली कड़क रही है। राजू बिजली की गर्जना सुन के भी उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो देखिए, ये दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ये पावलव ने दिया था। इसने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसने क्या किया था इस वाले प्रयोग में, कुत्ते के सामने क्या है, घंटी बजाई थी। ठीक है, फिर घंटी बजाने के बाद उसके सामने क्या है, उसे भोजन दे दिया था। ये प्रक्रिया कई बार करी थी। तो क्या है ना, भोजन को देख के लाड़ आना लाजमी है उसके लिए। तो इन्होंने क्या था ना, उस वाली लाड़ को एकत्र कर लिया था, उसका टाइम डिनोट कर रहा था हर बार कि कितने टाइम बाद लाड़ आ रही है। इसमें फिर क्या किया था, उसने क्या घंटी बजाई थी, फिर कुछ टाइम बाद भोजन नहीं दिया था। तो इसका यही वाला इससे होता है कि घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुँह से लाड़ आने लग गई थी। ये इसी का एग्जाम्पल है। फिर क्या है, अगर ये बहुत टाइम बाद अगर आप भोजन नहीं दोगे तो घंटी बजाने पर भी लाड़ नहीं आएगी। ये प्रयोग किया था पावलव जी ने। अब जैसे और इसमें दे रखा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये स्किनर ने दिया था, ये वाला कबूतर पर प्रयोग किया था उन्होंने अपना। अब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था इन्होंने अपना। यानी बिल्ली के सामने पिंजरे में बंद कर दिया था उसको, उसके सामने एक रख दिया था, उद्दीपक रख दिया था, कुछ खाने का भोजन का टुकड़ा रख दिया था। तो बिल्ली उछल रूपी अनुक्रिया करने लग गई थी उसके। इसे SR बोलते हैं, स्टिमुलर रेस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं। यानी सामने उद्दीपक को देख के बिल्ली ने अनुक्रिया करी थी। और ये कई बार करते जाने से, यानी उसने प्रयत्न करा था कई बार और उससे भूल हुई। एक टाइम पे आके क्या है ना, वो लीवर खुल गया था और बाहर रखा भोजन उसने ले लिया था। तो इसको पावलव ने दिया, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने थॉर्नडाइक ने 3 अपने मुख्य नियम भी दिए थे इसमें। तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था। यानी हम किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं या नहीं। जब तक हम रेडी नहीं होंगे तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या, उस काम को अब बार बार करते रहेंगे, तो अभ्यास करते रहेंगे उसका। ठीक है, तो उसका अभ्यास करने से क्या है, फिर उसका प्रभाव भी दिखेगा हमारे जीवन में। ये 3 नियम है। और उसने 5 कहते हैं मुख्य गौण नियम भी दिए थे थॉर्नडाइक जी ने। देखिए 9 क्वेश्चन के कह रहा, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। यानी सकारात्मक बताना, एक नकारात्मक भी होता। तो मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये तो नकारात्मक में आ गया। मीन मेख निकालना बंद करना, ये होगा नहीं। तो इसका है मित्रों के द्वारा उपहास, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी सकारात्मक में आ जाएगा ये। 10वां क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नहीं पे हमें फोकस करना। इस वाले पेपर में नहीं के काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए जो अब देखिए कौन कौन से हैं। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये वाला तो सही है। अगर आप किसी को अभिप्रेरणा दोगे, मोटिवेशन दोगे, तो जो इसका डायरेक्शन होगा, लक्ष्य होगा, तो वो वहाँ तक गोल होगा, वहाँ तक वो अचीव कर लेगा।
यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यानी जो जो उसकी शारीरिक आवश्यकता है उनकी संतुष्टि करेगा यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये भी इसका मतलब यही हो गया। लेकिन यह वस्तु को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या बोला 11वां, ये कह रहा कोई उद्दीपन है कि निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो भाई डायरेक्ट याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यस्ता बोलते हैं इसको, ए आंसर। देखिए 12वां क्या कह रहा, विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियाँ हैं, उनमें परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ये देखिए अभी देखिए कौन कौन सा करना चाहिए। जैसे किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये तो सही है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन या स्वीकृति प्राप्त करना, ये भी सही है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, साहचर्य मतलब संबंध बनाना, तो ये भी सही है। लेकिन दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी अध्यापक को कक्षा में कभी भी किसी बात का दबाव नहीं बनाना है बच्चे के ऊपर, ये इसका आंसर ए गलत हो जाएगा। देखिए जो उपलब्धि अभिप्रेरक है, ठीक है, अचीवमेंट जो है के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इस बार हमें सही बताना है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो उपलब्धि अभिप्रेरक है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है, ये यानी उसकी संतुष्टि है तो विकास प्रेरक कहते हैं उसको। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। यानी यहाँ से आपको दो डेफिनेशन और मिल गई इनकी, विकास प्रेरक की मिल गई है और ये सामाजिक प्रेरक की मिल गई, ये भी आप याद रख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा, जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था होती है बच्चे की, उसमें बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। देखिए ये वाली जो एज होती है ना बच्चे की विद्यालय में होती है, इस उम्र से बच्चा विद्यालय में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन अलग अलग अवस्थाओं में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ये जरा कौन सा सिद्धांत है वो व्यक्त करता है कि मानव का मस्तिष्क जो है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। देखिए सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उन्होंने इसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 प्रकार के स्तर बताए थे। इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे, इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो 3 प्रकार के बताए थे इन्होंने। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि बच्चे को जब गुस्सा आया तो उसने क्या है ना इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी अपनी जो डायरेक्शन मोड़ ली, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया अपने गुस्से को। वो खेलने चला गया, वहाँ पर उसको आनंद की प्राप्ति हुई, वहाँ खेला बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, तो वो सब गुस्सा भूल गया। तो ये कहना चाहता है। विस्थापन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरा डायरेक्शन में दे देना। देखिए बच्चे को पहले गुस्सा आ रहा था लेकिन खेलने से वो अच्छा महसूस करने लग गया। देखिए 17 क्या कह रहा है, समायोजन, इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोलते हैं, उससे तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। यानी कोई सी भी विभिन्न परिस्थिति हो गई वहाँ पे अपना आप को ढाल लेना, ये समायोजन की परिभाषा है। मान लीजिए आप कहीं अपने घर पे हो, वहाँ तो आप समायोजन में रहेंगे। आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे अनजान जगह पर जहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं, तो वहाँ आप अपने आप को किस माहौल, उस माहौल में ढालेंगे, उसी को एडजस्टमेंट या समायोजन कहेंगे। तो उसमें जो व्यक्ति है वो किसे संतुष्ट करता है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है कि जो उसकी आवश्यकता है ना उसी के अनुरूप वो ढल जाता है उसमें। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवहार है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए अब जो करता है उसे देख ले। बाल अपराध, ये तो आपको भावनात्मक बाधा को प्रभावित करेगा कि अगर आप बाल अपराधी हो गए, मतलब अब जैसे कमज़ोरों को डराने वाला,
कोई ऐसा है लीडर है, टीचर है, कोई भी है, वो अगर कमज़ोरों को डराएगा तो भावनात्मक बाधा आपकी उत्पन्न होगी। भगोड़ापन भी एक टाइप का होता है। लेकिन शालीनता यानी आप बहुत ही शालीन व्यवहार करोगे बच्चों के साथ तो उनको ऐसा महसूस नहीं होगा बच्चों को। देखिए, ये भी एक समावेशी शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट है। ये भी कई बार इससे एक सवाल आपके सिलेबस में दे रखा है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे। ये कह रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ किया जा सकता है। तो यानी ये समावेशी शिक्षा द्वारा, इसमें हर प्रकार के बालक को एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में सिखाया जाता है। चाहे वहाँ कितना ही कमज़ोर बालक हो, कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो, सब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे बैठकर। वहाँ पर चाहे कोई अष्टिबाधित हो, दिव्यांग बच्चा हो, सब एक साथ ही पढ़ेंगे। अब ये क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है पर हमें फोकस करना है। कौन कौन सी है ये देख लीजिए। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये तो है, वही मानसिक मंदता है उसके अंदर। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, इससे ये पता लगता है कि बच्चे के अंदर मानसिक मंदता है, यानी वो कुछ काम कर नहीं पा रहा जो उसका दैनिक जीवन का भी काम है। वातावरण के अनुकूल मतलब नहीं ढल पाना, उनमें अनुकूलन में कठिनाई हो रही है, यानी समायोजन नहीं हो पा रहा है बच्चे का, तो इसका मानसिक मंदता है यानी उसके अंदर। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई अपने संबंध से रिलेटेड है, तो यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। 21 के कह रहा, जो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखिए, अध्यापक की भूमिका जो होगी और विद्यालय का वातावरण, ये दोनों ही इस बात पे डिपेंड करेंगे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए। बाकी और ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखिए, ये देखिए कमज़ोर बालक वर्ग के जो बालक हैं उनसे क्या तात्पर्य है। अब देखिए, जैसे ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे तो कोई नहीं है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ये हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया डेफिनेशन नीचे दे रखी है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ये सबसे बढ़िया इसका आंसर हो जाएगा। आपको चारों ही ऑप्शन देखने होते हैं इसमें। ऐसे अभिभावकों के बालक से हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा दे रखी है, उसकी वार्षिक आयु की सीमा से भी नीचे के वर्ग में आते हैं, तो वो कमज़ोर वर्ग के बालक के अंदर आएंगे। अब देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था पूरे देश में। उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। देखिए, तो वहाँ क्या है ना, 30:1, 1:30 का अनुपात होता है उसमें बच्चों के हिसाब से, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए, 24 के कह रहा, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत पर फोकस करना। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से सही हैं। यह अध्यापकों की शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ये तो सही है, क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान करना हमें इसमें। यह किसी विशेष समस्या के लिए समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा मतलब दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इन्होंने पूछा कौन सा गलत है। ये व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर नहीं होता है, छोटे स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, गलत बताना। सत्य देख लीजिए कौन कौन सा है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये बात सही है, यानी आपसे कुछ गलती हो गई या कुछ मॉडिफिकेशन करना तो आप कर सकते हो। शिक्षण है 2 प्रकार से हो सकता है। औपचारिक क्या है, जिसमें समय और मतलब निश्चित है, स्थान निश्चित है और पाठ्यक्रम निश्चित है, यानी किसी विद्यालय में आके अगर बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ सामने टीचर पढ़ा रहा है, एक टाइम निश्चित है वहाँ पर, ठीक है। और अनौपचारिक में क्या होगा, ये बच्चा कहीं भी सीख सकता है, अपने घर भी सीख सकता है, बाहर भी, उसमें विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं होता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं इसको, और औपचारिक को फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं।
अब सी है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये ऑप्शन भी कई बार रिपीट होता है, साइंस और आर्ट का एक साथ। लेकिन ऑप्शन डी है शिक्षण अनुवेशन है, ये आंसर इसका गलत है, डी ऑप्शन। 26 देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किस पे दिया गया है। यानी जो बालकों के लिए संरक्षित अनुभव है और पाठ्यक्रम सुधार को, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, ना कि अदर ऑप्शन। वो रॉन्ग है। अब एक क्वेश्चन और आ गया इसका, NCF 2005 से 2 क्वेश्चन आ गए। इसमें निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। इन्होंने एक सुझाव दिया था, इन्होंने बोला था जो कक्षा 10 की परीक्षा है वो ऐच्छिक हो, ऐसा दिया गया था सुझाव, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दबाव है उसको कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये आंसर सही है, बाकी अदर में नहीं होगा। देखिए, जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हमने क्या चीज़ सीखा, उसका जब बाद में कोई असेसमेंट करे, यानी उस चीज़ का कोई आपका टेस्ट ले तो पता लगेगा कि आपने कितना सीखा, वही आपका मूल्यांकन हो जाएगा। यानी उत्पादक जीवन जीने के लिए जो शिक्षा है किस सीमा तक तैयार कर पाई है, कब पुष्टि पोषण, इसको फीडबैक बोलते हैं। यानी टीचर आपसे फीडबैक लेगा कि आपने कितना सीखा, तो वही मूल्यांकन है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो प्राथमिक विद्यालय है उनके बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हो आप। सबसे अच्छा है लर्निंग बाय डूइंग, कहते हैं ना, करके सीखना, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जब तक बच्चा कुछ खुद करके नहीं सीखेगा तो वो लाइफ में कुछ सीख नहीं पाएगा। बाकी के ऑप्शन ये बड़ी क्लासों के लिए हो सकते हैं, यानी उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक के लिए यही ऑप्शन इसका राइट है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना।